हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है आपके लिए हमेशा मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए थे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स की बात किया था मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में। अब बायोमॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं तो मेनली आपके 4 बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, ठीक, तीसरा आ जाता है आपका लिपिड, चौथा आ जाता है आपका फैटी एसिड्स, ठीक, फैटी एसिड्स। ये 4 आपके आ जाते हैं मेनली बायोमॉलिक्यूल्स। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स को हमको एक एक करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले नंबर पे जैसे कार्बोहाइड्रेट ही आता है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात सबसे पहले हम करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी में फंक्शन क्या करता है, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें, ठीक। जनरल सोर्सेज क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमको कहाँ से मिला। एक हमारे पास वर्ड है, देखिए हमको कार्बोहाइड्रेट वर्ड कहाँ से मिला, हाइड्रेट डे कार्बन, हाइड्रेट डे कार्बन। इस वर्ड से हमको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट डे कार्बन का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरली अगर बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपके, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स। अब कार्बन के हाइड्रेट्स की बात करें, जैसे इसका नाम है तो दो वर्ड ऐसे आप देखिए, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कार्बो बोले तो कार्बन, ठीक है, कोई डाउट इसमें, कार्बो बोले तो कार्बन, हाइड्रेट्स बोले तो सीधा वाटर की बात आ जाती है, मतलब कार्बन विथ वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इन वाटर। तो जनरली जब कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन वाटर, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इन वाटर। सिंपल सी बात बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इन वाटर, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की जब बात ही आ जाती है, वाटर है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं, बेसिक एलिमेंट। तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिक एलिमेंट आपका होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन से 3 चीजें प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इन्हीं तीनों चीजों को बेस पे इसका एक फार्मूला, जनरल फार्मूला बनाया गया, CnH2n ON, ठीक, सॉरी ON, CnH2n एंड ON। अब इस फार्मूले के बेसिस पे अगर हम यहाँ N, जहां पे N क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक, N क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर इस जगह पे हम क्या ले लें, 6, ठीक, सी की जगह, N की जगह पे हम क्या ले लें, 6, तो क्या बनता है C6H12, 2N है, 2 से इसका मल्टीप्लाई हो गया, H12 एंड O6। सिंपल सा एक आपका फार्मूला बन गया किसका, सिंपल शुगर का, ठीक। फार्मूला किसका बना, सिंपल शुगर। अब ये सिंपल शुगर क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूटते हैं, तो टूटने के बाद उनकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमको क्या मिलता है, सिंपल शुगर, ठीक। ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन, अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो आप जनरली बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मोस्ट अबुंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वाटर विथ कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पे, इनका हमारी बॉडी में रोल क्या है, कौन कौन सा काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए सबसे पहला इसका काम तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला काम क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, पहला ही काम है इसका, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड, अगर इसकी बात की जाए कि क्या काम करता है, तो ये कई सारी चीजों के फॉर्मेशन में मदद करता है। वर्क फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक।
ठीक। स्ट्रक्चरल थिंग्स जो भी हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनके फॉर्मेशन में मदद करता है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी स्टोरेज का काम कर रहा है। थर्ड काम क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ठीक, इतने सारे इसके फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये जैसे सेलुलोज वगैरह है, ये सब क्या होते हैं, स्टोर्ड फॉर्म होते हैं। पाया कहाँ जाता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में। ठीक, एनिमल्स, प्लांट और भी कुछ इसके जनरल सोर्सेस हैं, जैसे गार्लिक वगैरह में भी पाया जाता है, गार्लिक, ओनियन। तो अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के हमको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब जब अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इनका अलग अलग तरह से रोल भी। मेजर फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहला काम क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, वर्क फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स, कई सारी स्ट्रक्चरल यूनिट बनाने का काम करता है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्टोरेज करता है। इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ठीक, एनिमल और प्लांट, बाकी और भी चीजें हैं, मिनरल्स, एनिमल्स एंड प्लांट मेन सोर्सेस हैं इसके कार्बोहाइड्रेट के। ठीक, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट एनर्जी डेली रिक्वायर्ड। मेन काम क्या है इसका, ऐसी एनर्जी का स्टोरेज करता है जिसकी हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है, डेली की लाइफ चलती रहे उसके लिए हमको जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमको कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये सारी क्या थी, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये सारी यूनिट हेडिंग्स बना के आप आराम से लिख सकते हैं ढेर सारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि सर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन हो गया, इसकी डिफिनेशन हो गई, तो इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक बड़ी फैमिली आ जाती है, काफी बड़ी फैमिली है इसकी, ढेर सारी चीजें आ जाती है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में। फर्स्ट वन है आपका मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड आपका आ जाता है ओलिगोसैकेराइड्स, एंड थर्ड वन आपका आ जाता है पॉलीसैकेराइड्स। रोक दो थोड़ा। ठीक, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, कार्बोहाइड्रेट्स की जब क्लासिफिकेशन की बात बात करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, कितने टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। जनरली तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की अगर बात की जाए तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं आपके, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे छोटी यूनिट है, कहाँ तक आप तोड़ोगे, जो सबसे छोटा कण है। अगर आप ऐसे मान लीजिए कि एक घर है, घर में कई सारी ईंट लगा के दीवार बनी है, फिर कई सारी दीवार बनाने के बाद एक घर बना दिया गया है। तो आप जब घर तोड़ना स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे, पहले छत तोड़ोगे, दीवार तोड़ोगे, दीवार के बाद ईंट आएगी। ईंट को भी आपने तोड़ दिया, मान लीजिए आपने ईंट को तोड़ दिया, तो ईंट को तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। अब मिट्टी को कहाँ तोड़ोगे, मिट्टी थोड़ी ना टूटने वाला है, वो तो सबसे छोटा कण है ना। उसी तरह से ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स जो है सबसे छोटे हैं। तो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं। बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, अब इसको भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के आधार पर इनको एक तरह से डिवाइड किया गया है, दूसरी तरह से इनको डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें आपके कीटोज एंड एल्डोज हो जाते हैं। इसमें आपके ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज आ जाते हैं। उसकी बात अभी हम फर्दर आगे करते हैं, पहले इतना आप इसके बारे में जान लीजिए कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन यूनिट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड पे। जब ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, दे कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ये टूट सकते हैं, और टूटने के बाद ये क्या देंगे, मोनोसैकेराइड्स देंगे। क्यों, क्योंकि ये बने ही होते हैं, दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड्स मिलकर डाइसैकेराइड्स बनाते हैं या फिर ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं।
अब ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स। पहला है आपका डाइसैकेराइड, सेकंड है आपका ट्राइसैकेराइड और थर्ड है आपका टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या होता है कि कोई भी दो मोनो यूनिट्स मिलके एक डाई यूनिट बना देती हैं। ट्राइसैकेराइड में कोई भी 3 मोनो यूनिट मिलके ट्राइसैकेराइड बना देती हैं। ट्राइसैकेराइड के आगे जो जाते हैं वो टेट्रासैकेराइड्स में आ जाते हैं, फिर वो 4 हो 5 हो या फिर जो भी हो, ठीक है, तो वो टेट्रासैकेराइड्स हो जाते हैं। इनका अलग अलग ग्रुप हो जाता है, अलग अलग फंक्शन हो जाता है। अब ओलिगोसैकेराइड के बाद जब पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो जनरली पॉलीसैकेराइड्स आपके क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, नॉन सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। क्यों? सबसे बड़ी यूनिट्स हैं, कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक पॉली यूनिट बनी है, एक पॉलीमर बना है। तो जब पॉली यूनिट्स टूटती हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, तो टूटने के बाद ये क्या देती हैं, मोनोसैकेराइड्स देती है या फिर यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देती हैं, ठीक। इसका एग्जांपल है आपका स्टार्च है सेलुलोज। एक बात और, अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात की जाए तो इसमें कोई स्वीटनेस नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है। ओलिगोसैकेराइड की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, स्वीटर देन मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड्स की बात की जाए तो ये स्वीट तो होते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्वीट आपके ओलिगोसैकेराइड होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं एक एक करके मोनोसैकेराइड्स की, ओलिगोसैकेराइड्स की और पॉलीसैकेराइड्स की बात करने वाले हैं, जिसमें डिटेल में एक एक चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बाकी आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे थे, मोनोसैकेराइड्स आपके मेनली 2 तरह के हो जाते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। तो जब कार्बन एटम्स के जो नंबर है, नंबर के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है ट्राइओज, ठीक। ट्राइओज का एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, मतलब इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ट्राइओज मतलब 3 कार्बन, ठीक है। टेट्रोज में आपका एरिथ्रोज आ जाता है, थ्रियोज आ जाता है। टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं पेंटोज पे। पेंटोज शुगर जो होते हैं इनको सबसे ज्यादा स्वीट शुगर बोला जाता है या फिर स्वीटर शुगर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। पेंटोज सबसे ज्यादा स्वीट में आते हैं, तो इसमें आपका राइबोलोज, जाइलोज आ जाता है, 5 कार्बन एटम्स, ठीक। पेंटोज बोले तो 5 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेक्सोज। हेक्सोज में आपके 6 कार्बन एटम्स आ जाते हैं। 6 कार्बन एटम्स वाले आपके आ जाते हैं एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा सिंपल है, सबको पता है, ग्लूकोज नाम पे ही रखा रहता है, जुबान पे, एनर्जी की सबसे अच्छी सोर्स है, ठीक। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसके बाद हेप्टोज आता है, 7 कार्बन वाला। हेप्टोज बोर्ड में जगह नहीं बची इसलिए लिखा नहीं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। जब इनको फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिवाइड किया जाता है तो केवल 2 ग्रुप्स बनते हैं। पहला ग्रुप आपका बनता है एल्डोज, दूसरा बनता है आपका कीटोज। एल्डोज की बात की जाए तो एल्डोज क्या होते हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होता है, CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है मतलब वो क्या है, एल्डोज है। अब एल्डोज में कौन कौन से आपके आ जाते हैं, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक। वहीं कीटोज की अगर बात की जाए तो कीटोज में आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कीटोन हो जाता है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप इससे क्या हो जाएगा, कीटोन। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज। बस इतना सही है। बस इसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं इसके, ठीक है, सोर्सेज की, कि मोनोसैकेराइड्स आपको मिलते कहाँ है, डेरिवेटिव्स इसके क्या क्या है, डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हमें मिलते कहाँ से डिराइव किए जा सकते हैं। तो 4 सोर्सेज हैं इसके में। सबसे पहली बात करते हैं डीऑक्सी शुगर्स। डीऑक्सी शुगर्स आपके जो होते हैं ये डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज प्रोडक्ट्स आपके जो हैं इनके डीऑक्सीजनेशन से या फिर इनके टूटने से हमको क्या मिलता है, जब इनका डीऑक्सीजनेशन होता है इनसे ऑक्सीजन अलग होता है, तो ऑक्सीजन अलग होने के बाद हमको डीऑक्सीराइबोज शुगर्स मिलते हैं, जो डीएनए में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर्स के थ्रू ही डीएनए आपका बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका अमीनो शुगर्स। अमीनो शुगर्स कहाँ पे आते हैं, किसी भी ग्रुप में जब OH ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है आपके अमीनो ग्रुप के द्वारा, अमीनो ग्रुप OH ग्रुप को रिप्लेस करता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलता है, अमीनो शुगर्स मिलता है, अमीनो शुगर्स बनते हैं। इनका एग्जांपल आपका ग्लूकोसामिन और चिटिन है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है शुगर एसिड्स। जब शुगर एसिड्स की बात करते हैं, शुगर एसिड्स कहाँ बनते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ आपका CHO एंड OH ग्रुप। जब CHO और OH ग्रुप ऑक्सीडेशन हो जाता है, देखिए
ऑक्सीजनेशन हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर मिल रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजनेशन हो जा रहा है तो ऑक्सीजनेशन किसका ऑक्सीजनेशन, CHO और OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सी ग्रुप और आपका CHO ग्रुप, जब इनका डीऑक्सीजनेशन हो जा रहा है, सॉरी ऑक्सीजनेशन हो जा रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन के बाद हमको क्या मिल रहा है, अमीनो शुगर, सॉरी अमीनो शुगर नहीं, शुगर एसिड्स मिल रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका शुगर एल्कोहल पे। जब शुगर एल्कोहल की बात करते हैं तो शुगर एल्कोहल आपके क्या हो जाते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। जब एल्डोज और कीटोज का रिडक्शन हो जाता है तो इनसे हमको क्या मिल जाता है, शुगर एल्कोहल्स मिल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ग्लिसरॉल एंड मैनिटॉल, ग्लिसरॉल और मैनिटॉल दोनों इसी तरह से बनते हैं। तो ये सारे क्या है, सोर्सेज हैं या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स इन सारी चीजों से डिराइव किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक चीज का ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड के बाद आपका आ जाता है ओलिगोसैकेराइड, सेकंड नंबर पे आता है, सॉरी मैंने इसका लिखा नहीं है, तो सेकंड नंबर आपका ओलिगोसैकेराइड आ जाता है। जब ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो उनके जुड़ने के बाद क्या बनता है आपका ओलिगोसैकेराइड। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स दे आर, मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इस पे डिपेंड करते हुए ये तीन तरह से डिवाइड किया गया। तीन तरह का आपका ओलिगोसैकेराइड होता है, पहला डाइसैकेराइड, दूसरा ट्राइसैकेराइड, तीसरा टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड सुक्रोज एंड लैक्टोज इसका एग्जांपल है, ट्राइसैकेराइड रैफिनोज, टेट्रासैकेराइड स्टेकियोज। इनकी जो संख्या होती है वो हमेशा 2 से 9 के बीच में होती है। जब मोर देन 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स हो जाती हैं तो फिर वो पॉलीसैकेराइड हो जाता है, फिर वो आपके ओलिगोसैकेराइड में नहीं रह जाता है। अब डाइसैकेराइड की बात की जाए, केवल 2 मोनोसैकेराइड इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक, केवल 2 यूनिट। ट्राइसैकेराइड केवल 3 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। टेट्रासैकेराइड मोर देन 3, मोर देन 3 जब हो जाएंगे तो टेट्रासैकेराइड हो जाएंगे। एक बात और, आपके जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स में जो 2 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं, ये 2 मोनोसैकेराइड्स सेम मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं या फिर अलग अलग मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो वो अलग होंगे, अलग अलग होंगे तो अलग होंगे। उनके लिए भी आगे वाले स्लाइड में हम बताते हैं, आगे बात करते हैं कि अलग अलग कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं सबसे ज्यादा स्वीटर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीटर देन मोनोसैकेराइड्स। किसी भी मोनोसैकेराइड से ज्यादा स्वीटर होते हैं और इनके ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो आपका मोनोसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, लास्ट वन आ जाता है आपका पॉलीसैकेराइड, तीसरा नंबर। पॉलीसैकेराइड की अगर बात करते हैं, इनको एक वर्ड से और जाना जाता है, इनको ग्लाइकांस भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, ग्लाइकांस। पॉलीसैकेराइड्स को ग्लाइकांस बोला जाता है। ठीक, अब पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं कई सारे मोनोसैकेराइड्स के या फिर मोनोमर्स के रिपीट होने की वजह से बनते हैं। कई सारे मोनोमर्स एक दूसरे में जुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके क्या बनते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, स्टोरेज फॉर्म में काम करते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के मामले में तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं। ठीक, अब पॉलीसैकेराइड्स को डिवाइड किया गया है 2 बेसिस में, एक तो आपका होमोग्लाइकांस, दूसरा हेट्रोग्लाइकांस। होमोग्लाइकांस और हेट्रोग्लाइकांस में अंतर क्या होता है, होमोग्लाइकांस जो होता है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। इसमें केवल एक ही तरह की मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे तरह के मोनोसैकेराइड्स नहीं प्रेजेंट होंगे। एक ही तरह की कई मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, मोर देन 9। कितनी, मोर देन 9, 9 से ज्यादा मोनोमर्स या मोनो यूनिट्स एक साथ प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या बनाएंगे, होमोग्लाइकांस बनाएंगे, एक ही तरह की होंगी। अब इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है सेलुलोज, फ्रुक्टोज। सेलुलोज में भी कई सारी छोटी छोटी मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर फ्रुक्टोज में कई सारे मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हेट्रोग्लाइकांस की अगर बात की जाए, हेट्रोग्लाइकांस क्या होते हैं आपके, हेट्रोग्लाइकांस मेड अप ऑफ कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। व्हेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मतलब डिफरेंट टाइप की मोनोसैकेराइड्स एक साथ आगे मिल जाती हैं, तो डिफरेंट टाइप की मोनोसैकेराइड्स एक साथ मिलकर क्या बनाती है आपकी, हेट्रोग्लाइकांस। अब इन हेट्रोग्लाइकांस की जो एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका हाइलुरोनिक एसिड हो जाता है, अगार हो जाता है, चिटिन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ब्रॉड स्ट्रक्चर हो जाता है, इसमें कई सारी छोटी छोटी मोनो यूनिट्स मिलकर के, अलग अलग टाइप की मोनो यूनिट्स मिलकर के एक हेट्रोग्लाइकान बनाती है। ठीक, अब इसके बाद इसके यूज की अगर बात की जाए, इसका यूटिलाइजेशन क्या है प्लांट में या फिर ह्यूमन बॉडी में, तो यूटिलाइजेशन के आधार पर इसको 2 तरह से डिवाइड किया गया। पहला आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, दूसरा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड से अगर बात की जाए तो स्टार्च है, ग्लाइकान है, यूनिलिन है, ये स्टोरेज फॉर्म में होते हैं। जैसे स्टार्च की बात करते हैं,
रिजर्व इन प्लांट, प्लांट में क्या होता है, रिजर्व फॉर्म में होता है, प्लांट में रिजर्व एनर्जी की तरह ये काम करता है। स्टार्च। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स भले मैंने लिखा है लेकिन ये एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म में होता है, एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म में जो है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है आपका इनुलिन, इनुलिन जो है ये गार्लिक में है, ओनियन में, इन सारी चीजों में स्टोरेज फॉर्म में होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये जो इनुलिन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी डेवलपर की तरह काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। जब स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो सेलुलोज और चिटिन इसका एग्जांपल है। सेलुलोज जैसे इसमें लिखा गया प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल, प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल क्यों है, क्योंकि किसी भी प्लांट सेल के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आपका स्टार्च और ये हेट्रोग्लाइकांसी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं चिटिन पे। चिटिन भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ हेट्रोसैकेराइड्स, हेट्रोसैकेराइड्स का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। इस तरह से पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स सब आपका खत्म होता है। यहाँ से आपका ये कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं